एक छोटा बच्चा कुछ भी करे, पेरेंट कभी छोटे बच्चे के लिए रॉन्ग नहीं कहता है। आधी रात को उठ जाए, सारी रात जागता रहे, कहेंगे नेचुरल है ना, नेचुरल है, बच्चा है तो करेगा ही। दिस एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये उस एज में कितनी प्यारी चलती है। लेकिन धीरे धीरे हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग से चलना शुरू हो जाए। एंड जब वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से नहीं चलेगा, तब हम उसके राइट्स को कई बार रॉन्ग कहना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम उसके राइट को रॉन्ग कहेंगे, वो हमारे राइट को रॉन्ग कहेगा, और फिर हम दोनों के बीच एक गैप आने लगेगा। एंड व्हाट इज वेरी सटल, जो हम नहीं रियलाइज करते, कि ये जो गैप है, दिस इज एनर्जी ऑफ डिसरिस्पेक्ट। यू नो, इफ आई क्रिएट दिस थॉट फॉर यू कि आप रॉन्ग हैं, आप रॉन्ग हैं, तो आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू। और जब दो आत्माओं के बीच रिस्पेक्ट की एनर्जी नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात को रिजॉल्व करना बहुत इजी है अगर रिस्पेक्ट इंटैक्ट है, तब हर बात सॉल्व हो जाएगी, हर बात का सोल्यूशन निकल आएगा। अब हम कहते नहीं, रिस्पेक्ट तो है ना, आई रिस्पेक्ट माई वाइफ, आई रिस्पेक्ट माई चाइल्ड रिस्पेक्ट्स मी, बट नो, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग। उस क्षण वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग जब हम कह रहे हैं मैं राइट हूं, आप रॉन्ग हैं। आप देखो, एक छोटा बच्चा है, हमें अपनी हर बात बताता है आके, सब चीज, इवन छोटी छोटी चीज, लाइक आज टिफिन में मेरा फ्रेंड ये लेकर आया, आज टीचर ने ये बोला, आज क्लास में ये हुआ, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वो छोटा बच्चा आके, माँ सुन भी नहीं रही है तो भी वो अपनी सारी बात सुनाएगा, सुनेगा, सुनाएगा, माँ मुस्कुराती जाएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी कई बातें हमसे छुपाना शुरू कर देता है, और फिर हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं जब पेरेंट बच्चे से पूछता है, आज क्या किया सारा दिन, कहाँ गए थे, किससे मिले। बोलते नहीं हैं, आजकल बताते नहीं हो, क्या बात है, अब ये क्या हुआ। वही पेरेंट, वही चाइल्ड, वही मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वो बच्चा हर चीज बताता था, बताना चाहता था, बता के उसको अच्छा लगता था, बिकॉज यू लव टू शेयर विद योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। और वही बच्चा अब नहीं बताता, पूछने पर भी नहीं बताता। पहले बिना पूछे बताता था, अब तो पेरेंट बच्चे के गोल गोल घूमता है, कहाँ गए थे, क्या किया, उसके कमरे में उसके पीछे जाएंगे, क्या कर रहे हो, और बच्चा कहेगा जाओ अभी आप अपना काम करो, मेरा दरवाजा बंद करके जाओ बाहर। व्हाट हैज हैपेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिर नहीं तो हम इसको एक जस्टिफिकेशन दे देंगे एंड हम कहेंगे जेनरेशन गैप। देयर इज नो जेनरेशन गैप, अंग्रेजी में कोई टर्म ले देंगे, व्हिच इज, एंड ये देकर हम उस चीज को सॉल्व करने से पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं ये नेचुरल है, इट इज नॉर्मल, नॉर्मल। एंड जैसे ही नॉर्मल कहा तो उसको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों वो बच्चा मुझे अपनी बातें नहीं बता रहा। क्योंकि अगर अभी भी हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, वो अपनी बहुत सारी बातें बताना हमें बंद कर देगा। जब वो बच्चा इतना था, वो जो कुछ बताता था हम मुस्कुराते थे, मतलब हम उसकी हर बात को एक्सेप्ट करते थे, नहीं एक्सेप्ट भी करते थे, सुनते थे और मुस्कुराते थे, हम एक्सेप्ट करते थे। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, आज जो हुआ वो बहुत प्यारा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, अब अगर वो बच्चा कहे आज स्कूल से आके, आपको पता है हमने क्या किया, आज हम सब स्कूल बंक करके हम मूवी देखने गए। ओ सी, अब ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इतना प्यारा भी ओ नहीं होगा उस टाइम पे, उस टाइम इट विल बी अ लिटिल, वो जो मुस्कुराहट पहले आती थी उसकी शेयरिंग सुनने पर वो मुस्कुराहट गायब हो गई, और मुस्कुराहट की बजाय अब डांट भी आ जाएगी कि ये सिखाया तुमको, स्कूल इसलिए भेजता हूँ मैं, तुम्हारी इतनी महंगी फीस इसलिए भेजता हूँ, तुम बंक करके बहुत लंबा। पैसे कहाँ से लाए, कौन दोस्त हैं तुम्हारे आजकल। तो बच्चा थोड़ा सा, फॉर देम जब ये पहले होना शुरू होता है, फॉर देम इट कम्स एज अ बिग शॉक। इनको क्या हो गया, ये तो मेरी हर बात सुनकर स्माइल करते थे, हंसते थे, आपस में डिस्कस भी करते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे, आज क्या हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद उस बच्चे ने आकर कहा,
आज आपको पता है क्या हुआ? आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक सिगरेट ऑफर की, मैंने थोड़ी सी ट्राई की, घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये जब 2 बार 4 बार 6 बार होने लगा तो वो बच्चे ने देखा अब कुछ चीजें बदल गई है। अब जब मैं शेयर करता हूँ ये खुश नहीं होते हैं। उसके लिए डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। अब बच्चे के लिए वो वाली एज में भी राइट था वो, और वो इस एज में भी जो कर रहा है उसके लिए वो राइट है, लेकिन उसको यहाँ से जो रिएक्शंस मिलने लगे हैं वो बदल चुके हैं। पहले एक्सेप्टेंस, हंसना, मुस्कुराना, और अब अप्रिसिएशन की बजाय रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। जैसे पहले उसकी बातें घर में एक हंसी का टॉपिक और एक खुशी का टॉपिक बनती थी, अब उसकी बातें घर में एक चिंता का और एक गुस्से का टॉपिक बन जाती है ना। पूरी फैमिली डिस्कस करती है। इट्स नॉट जस्ट वन एंगर, इट्स अ डिस्कशन इन द हाउस। एंड फिर लेबल क्या लगेगा? बिगड़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अब इसका हम क्या करें। जब ऐसी एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन मिलेगा तो वो बच्चा अब अपनी बातें बताना बंद कर देगा। हमें ये लगेगा कि उसने बताया, हमने डांटा, उसने बताना बंद कर दिया। हम सोचेंगे उसने करना बंद कर दिया। वो करना बंद नहीं करेगा, वो सिर्फ करके बताना बंद करेगा। वो बताया, मैं मूवी गया, बंक किया, हमने डांट दिया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं बताएगा। अच्छा, मतलब अभी आजकल वो हमको नहीं बताता तो हम समझते हैं कि वो सुधर गया, अब हमने नहीं कहा कर ना रहा है, डिसिप्लिन कर दिया, डांट के। उसने बताया मैंने उस दिन सिगरेट पी, हमने सबने जोर से डांट दिया, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला, इसका मतलब उसने करना बंद कर दिया। उसने करना नहीं बंद किया। लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर दिस। उसने सिर्फ करके बताना बंद कर दिया, और जब करके बताना बंद हो जाता है तब बातें थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। हमारे पास सारा दिन में कितनी ईमेल्स आती हैं जो बच्चे अपनी छोटी बड़ी गलतियां, जो अब उनको लगता है कि वो गलती थी, जब कर रहे थे तो गलती नहीं लगी, लेकिन वो गलतियां, अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं आस्किंग फॉर सोल्यूशन। लेकिन लास्ट लाइन उसमें ये होती है, प्लीज माय पेरेंट्स शुड नॉट कम टू नो दिस। प्लीज इसको टीवी पे नहीं डिस्कस करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि ये मेरी बात है। एंड दिस इज नॉट वेरी गुड न्यूज कि एक बच्चा अपने जीवन की प्रॉब्लम को लेकर अपने ही पेरेंट के पास नहीं जा पाता, स्ट्रेंजर्स के पास जा रहा है, और सीक्रेटली। दिस इज नॉट नाइस। आज काउंसलर्स की क्यों जरूरत है? आज एक बच्चे को काउंसलर से क्यों बात करनी पड़ रही है? वो ही बात ना, उसकी जीवन की बात ही करता है ना वो, काउंसलर से जाके अपनी प्रॉब्लम ही बात करता है ना। मतलब पेरेंट से नहीं कर सकता, एक स्ट्रेंजर को पैसे दे के वहां जाके बात करेंगे? क्या बात करनी है? मैंने छोड़ा था अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने रिलेशनशिप्स में, जिसको मैं बोलता था बार बार, क्योंकि हर चीज में जब भी मैं उनको बताने गया तो मुझे टोकना शुरू हो गया। आजकल आप ऐसे करते हो, बट आप ऐसे नेचुरली ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा। नेचुरली क्या, सुनते नहीं थे, मुझे सिखाने लगते थे बार 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 बार। मैंने बोला यार, एक तो मैं दुखी हो कि आपके पास कुछ आपको सुनाने आ रहा हूँ, और आप कम से कम सुन के कुछ मत बोलो, दूसरे दिन सिखाओ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सी, अंडरलाइन दिस। जब हम अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम, इवन इफ वी आर रॉन्ग, लेकिन जब हम अपनी बात किसी को सुनाने जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुन तो लो। और अगर वो मुझे ही टोकने लग जाए और मुझे ही गलत बोले तो आपने कहा फिर मैंने बताना बंद कर दिया। इसीलिए वो बच्चे ने बताना बंद कर दिया। दिस इज सो ब्यूटिफुल। हम किसी से भी, इवन इस एज में, व्हाई एज अ चाइल्ड, किसी भी एज में हम किसको अपनी बात सुनाएंगे? जो हमारी बात को पहले सुनेंगे, फिर सुन के हमारे प्रति जजमेंटल नहीं हो जाएंगे, और हम जैसे हैं, जो हैं, हम उनको बात बताएंगे, वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट करके फिर आराम से वो हो सकता है कि हमें राइट गाइड करने के लिए एक एडवाइस भी दे देंगे, पर एडवाइस अच्छी लगेगी। सिस्टर, एक गुरु थे जिनके पास मैं कभी कभी जाता था पहले, तो मैंने एक बोला कि मेरा बेटा आजकल एक
गलत लड़की के साथ फंसा हुआ है, मुझे गुस्सा आता है, क्या करूं, दिस दैट। यहाँ तक बात थी। तो उनकी जो असिस्टेंट थी वो सुन रही थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं बेटे के साथ गया तो द वे शी टॉक टू माई सन, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम लाइफ में है। दैट इज वाई वी गो टू अ डॉक्टर प्रोफेशनल। Yes. सुनता है सुनता है सुनता है, वो सुनते सुनते आप खुद ही बोलते बोलते आप अपना ही सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। Perfect. मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे कहते हैं हाँ. कि वी डोंट हैव टू टेल देम, वो खुद ही Yes. निकालते हैं क्वेश्चन। Perfect. Perfect. इसका मतलब सामने वाले का रोल क्या है? सुनना। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, नॉन जजमेंटल होकर सुनना। मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। सपोज मैं प्रैक्टिस कर लो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, कि अब कोई बात मेरे से शेयर करेंगे, आई विल नॉट इंटरफेयर। मैं इंटरफेयर इन द सेंस बीच में बात के, आई विल नॉट इंटरफेयर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बात को काटू भी नहीं, मैं उनको गलत भी नहीं बोलूं, तो मैं सिर्फ सुनूं। बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर डूइंग दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि सिर्फ सुनना है। लेकिन सुनना सिर्फ यहाँ नहीं है, सुनना यहाँ है। और सुनना अगर है विद द राइट एनर्जी, मतलब सुनते हुए उनके प्रति कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं। वो जो गुरु जिनको मैं अपने दिल की बात बोलता था, उन्होंने उसको भी प्योर आत्मा देखा, मुझे भी एक प्योर आत्मा देखा, मुझे भी एक बच्चा देखा, उसको भी एक बच्चा देखा। लेकिन थोड़े कच्चे पक्के उनके साथ वाले जो थे शिष्य या उनकी सर्विस सेवा करने वाले, वो जजमेंटल हो जाते थे। तो डिफरेंस वहीं दिखता था। वहीं। गुरु क्या बिहेव करता है, ये कैसे बिहेव करते हैं। अब तो फिर हम जैसे जाके गुरु को बोलना छोड़ देते थे। हाँ। क्योंकि वो सुनेगी कि मैं अभी तक ड्रिंक करता हूँ या अभी तक मेरी सिगरेट नहीं छूटी, तो फिर ये मुझे उस नजर से देखेगी। तो जजमेंटल कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब हाँ। जैसे आपने कहा कि उन महात्मा ने आपके प्रति भी जजमेंटल नहीं हुए, बच्चे के प्रति भी जजमेंटल नहीं हुए, तो आपको एनर्जी कैसी मिली? प्यार की, बहुत तो प्यार बताने का मन करता है। इसी तरह जो वो महात्मा आपके लिए कर सकते हैं, आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर सकते। करना तो चाहिए। दिस इज ऑल दैट वी हैव टू डू, बिकॉज हम सब ने अनुभव कर लिया है कि इक्वेशन कैसे वर्क करता है। हम सबको पता है कि कौन सी चीज एक कंफर्टिंग एनर्जी क्रिएट करेगी और कौन सी चीज एक डिस्टर्बिंग एनर्जी क्रिएट कर देगी। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर कोई जजमेंट नहीं क्रिएट करते हैं अंदर, क्योंकि एक उनकी अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं है ना, एक कोई आ रहा है अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, वो उसके प्रति जजमेंटल नहीं होते हैं। ये एक अभ्यास है। ये अभ्यास जितना हम करेंगे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट। और ये अभ्यास करना बहुत इजी है, क्योंकि सामने वाली आत्मा अपने संस्कारों के वश कोई कर्म करके आई है। उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी, उसके संस्कारों के थ्रू बिल्कुल राइट है। तो क्योंकि वो बिल्कुल राइट है, तो उनके प्रति जजमेंटल होना, वो मेरे राइट से राइट नहीं है। हो सकता है ना, वो मेरे राइट से राइट नहीं है, लेकिन वो अपने राइट से तो बिल्कुल राइट है। तो इसलिए जब सामने वाला बिल्कुल राइट है, अगर आप ये थॉट क्रिएट कर लें, आपकी एनर्जी फील्ड चेंज हो जाएगी। सिस्टर, जैसे वो हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे देखा एक प्योर आत्मा, एक छोटा बच्चा, मेरा शिष्य, ठीक है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद दिया। ये जो डॉक्टर है जिन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा इसके इतने घंटे हो गए, इसके मैंने पैसे लेने हैं, इसकी बात किसी और को बोलनी नहीं है। दिन में ऐसे 10 लोग आते हैं, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये बात इसकी वाइफ को भी नहीं बोलेंगे, किसी को भी नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मेरे बच्चे की बात होती है या मेरी बेटी या बेटे की, जहाँ रिलेशनशिप है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ क्या करें हम? जहाँ रिलेशनशिप है वहां मैं गुरु नहीं बन सकता, ना उनका डॉक्टर बन सकता, मैं तो पिता हूँ। बिल्कुल। और इसीलिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि मैं पिता हूँ, तो और भी इम्पोर्टेंट हो गया कि आई अंडरस्टैंड माई चाइल्ड। पिता की ड्यूटी, बिहेवियर क्या होना चाहिए? पिता की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ड्यूटी, लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। एक पेरेंट की एक बच्चे के प्रति फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्यार। दैट्स अंडरलाइन हो गया। एंड विच मीन्स कि सामने आपका बच्चा कोई भी बात कह रहा है, कोई भी बात कर रहा है, आपकी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल। जैसे ही आप जजमेंटल हुए, तो आपकी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई। जैसे यू सेड यू कुड फील द डिफरेंस,
कि जो महात्मा है वो जजमेंटल नहीं है, तो एनर्जी कैसी है? जो साथ में खड़े हैं वो सुनकर जजमेंटल है, तो एनर्जी कैसे? उनके अंदर वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो अगर हम अपने बच्चे के प्रति जजमेंटल हुए तो हमारी प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई। तो हमने अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने कहा एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की। फिर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली? वो गलत ना करे, उसको गलत को ठीक करना मेरी ड्यूटी है, उसको गलत से बचाना मेरी ड्यूटी है, उसके जीवन में कुछ गलत नहीं होना, वो सब ड्यूटी तो याद है। आईना तो दिखाना चाहिए ना, उसको ठीक करना। यस, ये गलत कर रहे हो तुम, इसका ये हो जाएगा रिजल्ट, पता नहीं तुम कहाँ क्यों कर रहे हो, पता नहीं क्या सिखाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई फर्स्ट ड्यूटी टुवर्ड्स एनी सोल एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन, सबसे पहले कि प्यार फ्लो करता रहे, फिर उसके बाद एडवाइस। इट डजंट मीन प्यार दे रहे हैं एडवाइस नहीं दे रहे हैं। कभी कभी बच्चे एडवाइस लेने आते भी नहीं है। सिर्फ सुनाना चाहते हैं और बोलते हैं सुन लो, मुझे छोड़ दो, बस मुझे सुनाना है। वो हमारे पास प्यार के लिए आते हैं, दुआओं के लिए आते हैं, हमारी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स के लिए आते हैं। वो हमारे पास अप्रूवल और अप्रिसिएशन के लिए आते हैं। हर आत्मा को, ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हर आत्मा को अप्रूवल और एक्सेप्टेंस चाहिए। और ये देखो, आप हमें इस एज से सिखाया है कि बच्चा जो करता है, अगर पेरेंट के चेहरे पर वो देखकर मुस्कुराहट आती है, तो which means the parent approves of the child, and that means you are a good boy, you are a good girl. and अगर आपने जो किया वो देख कर अगर पेरेंट के चेहरे पर मुस्कान की जगह कुछ और आ जाता है, बैड बॉय बैड गर्ल, ये उस एज से सिखाया था। तो विच मीन्स मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कि आई एम अ गुड पर्सन और अ बैड पर्सन, फॉर मी, ये मैंने अपने बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर दिए। ये किस पर डिपेंडेंट थी? इफ पीपल अप्रूव ऑफ मी और डोंट अप्रूव ऑफ मी, क्योंकि मुझे इस एज से सिखाया था। एंड तो ये बिलीफ सिस्टम बना, इफ पीपल अप्रूव देन आई एम गुड, इफ पीपल डोंट अप्रूव then I am not good. This was true or not true, we don't know, but we believed this because वो conditioning वैसे बनी। अब इसमें भी people में सबसे important people कौन से? Parents, partner, spouse, ये हमारे सबसे important हैं, जिनका हमें approval चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो approval ही प्यार की निशानी है। अगर आप approve करते हैं, you love me, हमारे लिए वो अप्रूवल ही हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है कि इफ माय पेरेंट अप्रूव्स ऑफ मी देन आई एम अ गुड पर्सन, बिकॉज दैट इज व्हाट आई वाज टॉट एट दिस एज। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और जैसे हमने अप्रूव करना बंद किया, रिजेक्ट किया, तब जो दूसरी थोड़ी सी रिस्की चीज हुई कि कुछ और लोग थे बाहर, जिसको हम फ्रेंड्स कहेंगे, जो उसको एक्सेप्ट कर रहे थे। पेरेंट रिजेक्ट कर रहा था और फ्रेंड्स एक्सेप्ट कर रहे थे। सोल को एक्सेप्टेंस चाहिए, तो वो आत्मा किस तरफ जाएगी? वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना शुरू करेगी। अब ये और रिस्की हो गया, क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें बोल रहे थे, चलो आज कॉलेज बंक करके पिक्चर जाएंगे, कल चलो आज कुछ ये ट्राई करेंगे, तो वो बच्चे के लिए भी ठीक था, वो कर रहा था। धीरे धीरे फ्रेंड्स कुछ और करने के लिए भी कह सकते हैं, जो बच्चा करना नहीं चाहता है। वो उसकी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग में भी रॉन्ग की साइड पर आ रहा है, लेकिन वो अपनी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग को भी चेंज करता है, और जो उसके लिए रॉन्ग था वो भी करता है, सिर्फ ताकि वो अपने फ्रेंड्स का अप्रूवल और एक्सेप्टेंस खो नहीं दे। एंड इसको हम एक और फिर वर्ड देते हैं, जिसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर, कि अब तो वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में चला गया है, अब वो उनकी बात सुनता है। और जब वो पीयर प्रेशर में आ जाता है, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ दिस टुडे, कि एक क्लास में, स्कूल में कुछ बच्चे कुछ करते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे वो करने लग जाते हैं, जस्ट सो दैट दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। एंड बहुत सारे बच्चे अपनी बात सुनाते हैं आके कि इफ वी डोंट डू इट, यू नो, इफ वी डोंट डू व्हाट एवरीबडी इज डूइंग, तो फिर हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है,
वी नॉट पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो सिर्फ वो एक्सेप्टेंस के लिए हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं। अब ये बच्चे को अगर हम देखें, उसको पेरेंट्स से रिजेक्शन मिला कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो। वो फ्रेंड से रिजेक्शन नहीं ले सकता कि वो भी बोलें कि तुम रॉन्ग हो, तो वो अकेला कहाँ, फिर यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, तो फिर वो इस तरफ चला जाता है। अगर इस बच्चे को पेरेंट्स से हमेशा एक्सेप्टेंस मिले, ये बच्चा कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेगा जो वो करना नहीं चाहता है। ये पेरेंट्स के लिए आज के समय में बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट मीन्स कि जो तुम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं, वो आपके पर्सपेक्टिव से, आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो अभी, वो बिल्कुल राइट है। दिस इज रिस्पेक्ट। अगर पेरेंट बच्चे को ये रिस्पेक्ट दे दे कि आप बिल्कुल राइट हो, तो बच्चा भी पेरेंट को क्या रिस्पेक्ट देगा, आप भी जो कह रहे हो आप भी बिल्कुल राइट हो, हियर दिस इज इट। अब जब ये दो लोग नजदीक आ जाएंगे तब एडवाइस देने का टाइम आएगा। इधर होके तो एडवाइस वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट जहां बीच में है, वहां अच्छी से अच्छी एडवाइस भी अच्छी नहीं लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी, सही नहीं लगेगी, ये गलत है, यू आर रॉन्ग, तो फिर आपकी हर बात भी तो मुझे रॉन्ग लगेगी। एंड इसीलिए आज बच्चे कहते हैं जैसे ही घर पहुंचो ये अपना शुरू हो जाते क्या, तो हमारी और अच्छी बात सुनाते भी नहीं ना, जैसे सुनाती, बट ऐसा क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तुमको वो बोलना चाहिए था, तुमको ऐसे करना चाहिए था। मैं किसी एक एक्टर की इंटरव्यू सुन रहा था, उसने इतना सुंदर कहा कि उसने बोला कि मेरी फिल्में फ्लॉप होती गई, तो लास्ट 2 फिल्म जब बिल्कुल फ्लॉप हुई तो मैं पिताजी के पास गया, बोला कि बहुत दुखी था। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला, देखो बेटा ये भी माइनस में गई फिल्म, ये भी माइनस में गई, 2 माइनस मिलके अब प्लस हो जाएगा, तो चिंता नहीं कर, जा अभी कीप वर्किंग। तो उसको उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया होगा कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, प्रमोशन बराबर नहीं किया, रोल सुनाया नहीं, हमसे पूछा नहीं, कहानी सुनाई, कुछ नहीं बोला, सिर्फ बहुत प्यार दिया, खिलाया पिला, बोला ठीक है बेटा आगे अच्छा हो जाएगा। उसके लिए उस समय उतनी ही जरूरत थी उसको, क्योंकि लेक्चर हम बाद में भी दे सकते हैं। हाँ, उस समय वो प्यार, वो एक्सेप्टेंस, वो हीलिंग का काम करता है, वो हीलिंग का काम करता है। और उस समय जजमेंटल और क्रिटिसिज्म उस चोट को और भी ज्यादा गहरा करता है। तो कौन आएगा अपनी चोट लेकर ऐसे इंसान के पास जो मेरी चोट पर और जोर से चोट मारेगा? व्हाई विल आई गो देयर? जैसे मैं किसी दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ कि भाई मुझे यहाँ चोट लग गई, वहां वो मिर्ची लगाए और चोट पे चोट लगाए और उसको दर्द करे, मैं दर्द हील करने जा रहा हूँ, और वो पूछे कि ये तुमको चलाना नहीं आता कार, गिरे कैसे, सोचा नहीं था क्या, क्या कर रहे थे तुम, अंधे हो क्या? मैंने बोला भाई मुझे ऐसे रहने दर्द में, मेरी दर्द को ऐसे रहने दे, मैं कहीं और जाता हूँ, मुझे तेरी दवाई नहीं चाहिए, तू भले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, दिस इज बाय इट, बाय, थैंक यू सो मच, दिस इज इट, आई डोंट वांट यू। which means your most precious advice also, क्योंकि पेरेंट एडवाइस अच्छी देंगे, राय अच्छी देंगे, लेकिन क्योंकि एनर्जी ठीक नहीं है, एनर्जी जजमेंटल और क्रिटिसिज्म की है, वो अच्छी से अच्छी एडवाइस भी कानों को उस टाइम अच्छी नहीं लगती है। मेरी गुरु मुझे कहती थी, देश, काल और पात्र देखकर बोलो बेटा, तुम जब चाहे जब एडवाइस दे रहे हो, पहले देश देखो कौन से देश में है, काल देखो समय, इसका मूड कैसा है, इस समय इज ही रेडी टू एक्सेप्ट, या इस समय वो गुस्से में है या ठंडा है। फिर पात्र मतलब सामने वाला, सामने हाँ, वाला की, बिल्कुल। तो उनको बोलते थे कि पहले कोई तुम्हारे पास एडवाइस के लिए आता है, बहुत परेशान आता है, पहले पानी पिलाओ, फिर कुछ खिलाओ, फिर मीठा खिलाओ, उसको शांत करो, फिर उसकी बात सुनो, फिर देखो कि उस किस हालत में है, सुनने लायक है, तो बाद में बोलो। लेकिन इसमें भी जैसे आपने कहा कि चोट लेकर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर से एडवाइस नहीं चाहिए कि हमें गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, इवन दो दैट पर्सन कुड गिव मी द बेस्ट टिप दैट टाइम, और अगर मैं वो टिप को ले लूं, मेरे बहुत सारे काम अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद मेरे को कभी चोट नहीं लगेगी उसके बाद, लेकिन वो उस टाइम ठीक नहीं है। उस टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है चोट की हीलिंग,
ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड विच मीन्स चोट की हीलिंग मीन्स अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस कि तुमने जो किया, तुम्हारे से जो हो गया है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड ये बोलने में नहीं, ये अंदर सोचने में, ये थॉट में कि उस आत्मा ने जो भी किया वो अपने किसी सन्स, इवन इफ द चाइल्ड और द पर्सन कम्स एंड टेल्स यू द वर्स्ट थिंग यू हैव एवर हर्ड, द वर्स्ट, हम तो छोटी छोटी बातों में क्रिटिकल होते हैं ना, द वर्स्ट थिंग दैट वीव एवर हर्ड, अगर हम वो सुनने के बाद भी ये स्थिति रख सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड कि आपने उस टाइम ऐसा किया, बिकॉज हर आत्मा अपने संस्कार और अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आई है। कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा फैक्टर है जिस कारण आत्मा वो करने के लिए एक फोर्सफुली, जैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट के पास जाते हैं, मुझे जो एडवाइस देनी है वो आगे की चीज के लिए है कि इसके बाद, मतलब उसका नेक्स्ट कर्म। पास्ट कार्मिक अकाउंट ना उसके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है। मेरे कंट्रोल में कैसे हो सकता है, वो तो उसके भी कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो उसका पास्ट कार्मिक अकाउंट है। हम सबके कंट्रोल में क्या है, नेक्स्ट कर्म, नेक्स्ट क्या करना है। हम क्रिटिकल किसके बारे में हो जाते हैं, जो पास्ट कर्म हो गया है, ऐसा क्यों, ऐसा किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम ऐसे ही हो, दिस इज पास्ट कर्म। तो वो क्रिटिसिज्म अगर हमने नहीं क्रिएट की, हमने अंडरस्टैंड किया, एम्पथाइज किया कि हाँ उसने ऐसा किया, तो हमने उसके दर्द को हील किया। जब वो पेन कंप्लीटली हील हो जाएगा, जो आपने कहा ना समय देखकर, वो पेन जब तक कंप्लीटली हील नहीं हो तब तक एडवाइस वर्क नहीं करेगी। तो पेन को हील करें, फिर समय आने पर जब वो पात्र खुद रेडी है एडवाइस लेने के लिए, तब अपनी राय बताई जाएगी। बिल्कुल सही बात है सिस्टर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इससे कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू।